हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और आपकी प्रिपरेशन को फिर से और सपोर्ट करने के लिए और अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए आज एक और चैप्टर का वन शॉट लेकर आए हैं। आज का जो हमारा वन शॉट होने वाला है वो है डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का। और डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के लिए आपको मैट्रिसेस की नॉलेज पहले से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना मैट्रिक्स की नॉलेज के डिटर्मिनेंट का चैप्टर स्टडी करोगे और वो समझ आ जाएगा। तो बेटर ये है कि अगर आपने पहले मैट्रिसेस का वन शॉट अटेंड नहीं किया है तो जस्ट गो टू दैट वीडियो, पहले मैट्रिसेस का वन शॉट अटेंड करो, उसके बाद फिर आप डिटर्मिनेंट समझ पाओगे। ठीक है, विदाउट नॉलेज ऑफ मैट्रिसेस यू कैन नॉट बी एबल टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट फ्रॉम डिटर्मिनेंट चैप्टर। क्लियर है बात? तो मैं डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ और ये मान के चल रहा हूँ कि आप मैट्रिसेस पहले अटेंड कर चुके हो और बहुत इजीली फिर आपको डिटर्मिनेंट्स में सब कुछ जो भी एक्स्ट्रा पढ़ने वाला है वो पढ़ेंगे और सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, और सारी बातें वही जो मैं पिछले वन शॉट में बता चुका हूँ, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं वो आपको सिर्फ सुनना नहीं है, कोई कथा नहीं हो रही है। मैथ्स का सब्जेक्ट है तो बिना प्रैक्टिस के तो मैथ्स पॉसिबल ही नहीं है। तो मैथ्स की प्रैक्टिस लिखे बिना नहीं होगी। तो कॉपी पेन अपने हाथ में रखो और अब हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इज डिटर्मिनेंट्स। ठीक है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट होता क्या। देखो, डिटर्मिनेंट होता है अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। जैसे मान लो कोई भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, मैं ये कह देता हूँ 1 2 3 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, आंसर आ गया -2। कोई और डिटर्मिनेंट देख लो, कोई और मैट्रिक्स देखते हैं, 2 3 1 7, इसका डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना है तो इट विल बी 2 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 3, 11 आ गया। बात समझ आ गया? 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, बट ये ध्यान रखना है आपने कि जो भी ऑर्डर रहे बट वो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के आप उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन ही ये है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। क्लियर है ये? ओके, बट अगर मान लो मैट्रिक्स में बड़ी कर देता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ए मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 2 2 2 3 और मुझे इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी। कैसे निकाली जाएगी? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है बट इसका ऑर्डर क्या है? 3 by 3। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, किसी भी ऑर्डर की हो, आप उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हो। हमने 2 by 2 मैट्रिक्स का समझ लिया कैसे निकालना है, 3 by 3 को समझते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी रो के अलॉन्ग या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग निकाल रहा हूँ, पहला एलिमेंट है 1, इसको रखा बाहर। अब आपको करना क्या है, इस रो, इस कॉलम को और इस रो को लीव कर दो। वी आर लेफ्ट विद दीज 4 एलिमेंट्स 1 2 2 एंड 3, है ना। और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनता है, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, कितना बनेगा? 3 माइनस 4। फिर 1 के बाद अगला एलिमेंट कौन सा है? 2, वो एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ऑल्टरनेटिव साइन आएंगे, प्लस माइनस प्लस, इसका कॉलम और इसकी रो स्किप करो, ये देखो क्या रह जाएगा, 2 2 2 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू 2 4। अगला एलिमेंट है 3, उसको रखेंगे बाहर पॉजिटिव साइन के साथ, मैंने आपको बताया ऑल्टरनेटिव साइन आएंगे, प्लस माइनस प्लस। अब इसका कॉलम और इसकी रो को लीव कर दो। वी आर लेफ्ट विद दीज 4 एलिमेंट, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 1 इज 2। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू। तो सिंप्लीफाई करें, -1 -4 प्लस 6, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आ रही है। क्लियर है बात? बहुत सिंपल है, एक बार दोबारा समझ लो। मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करो तो पहला एलिमेंट मैंने 1 रखा बाहर। जिस भी एलिमेंट को आप बाहर रख रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका कॉलम और उसकी रो को छोड़ दो, बाकी 4 एलिमेंट ये बच के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 4। अगला एलिमेंट कौन सा था रो में? 2, वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ऑल्टरनेटिव साइन, प्लस माइनस प्लस, और उसका कॉलम और उसकी रो छोड़ दो, 2 2 2 3, ये बचेंगे 6 माइनस 4। फिर अगला एलिमेंट 3 वो बाहर आएगा विद अ पॉजिटिव साइन, ठीक है, उसका कॉलम और उसकी रो को लीव कर देंगे, तो वी आर लेफ्ट विद दीज 4 एलिमेंट, इसमें 4 माइनस 2 एंड रेस्ट इज सिंपल। आपको बस सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए आ रही है 1। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही करोगे, हमेशा आपकी मर्जी, आप फर्स्ट के अलॉन्ग करो, सेकंड रो के अलॉन्ग करो, थर्ड रो के अलॉन्ग करो, या फिर किसी कॉलम के अलॉन्ग भी। जैसे मान लो
चलो मैं आपको ये कह देता हूँ कि मैं रो के अलॉन्ग नहीं, मैं तो ना कॉलम के अलॉन्ग करूँगा। चलो एक कॉलम के अलॉन्ग करके देखते हैं इसी को, देखते हैं उससे वन आंसर आता है या नहीं आता। ठीक है, मैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग करता हूँ। पहला एलिमेंट है, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ेंगे, ये तो वही बचेगा 3 - 4। फिर अगला एलिमेंट कॉलम के और वो माइनस साइन के साथ। अब इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 6 - 6। फिर प्लस अगला एलिमेंट भी 2 है, इसकी रो, ये 4 एलिमेंट बचे, 4 - 3। चेक करें क्या बनता है आंसर। तो यह आएगा 1 × -1 -2 × 0 +2। तो ये -1, ये तो 0 हो जाएगा, +2 -1 + 2 1। देखो वही आंसर आ रहा है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप किसी भी रो के अलॉन्ग, किसी भी कॉलम के अलॉन्ग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आंसर सेम ही रहने वाला है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स का, बेशक वो 2x2 ऑर्डर हो, 3x3 ऑर्डर हो। नॉर्मली 3x3 से बड़ी आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, बट निकल तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल सकता है। क्लियर है बात। और डिटर्मिनेंट को नॉर्मली ऐसे एक्सपेंड करते हैं 1 2 3 4। अगर ये लिखा हो कि इसको इवेल्युएट करो, तो इवेल्युएट करके क्या आएगा 4 - 6 विच कम्स आउट टू बी -2। तो -2 इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात। तो मेरे ख्याल से अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन होती है अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्लियर है। और ये भी क्लियर है कि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बेशक वो 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो, कोई भी डिटर्मिनेंट निकालना हो हम इजीली निकाल सकते हैं। बट कंडीशन एक है, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं निकलेगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 आ रही है, तो मैं ये कह दूंगा कि वो मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। बात समझ आ गई। सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसी ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहेंगे जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है। और नॉन सिंगुलर के केस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगी दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। मैं आपको ये कह दूं 1 2 x और 4, और आपको ये कहा हुआ है A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको यूजुअली एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। एक 2x2 या हो सकता है 3x3 भी दे दिया जाए। 2x2 की एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको ये कहा हुआ है कि ये मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो कैसे निकाली जाएगी। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो डेफिनेटली 0 आने वाला है। हम एक काम करते हैं, हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 4 - 2x। क्लियर है। और अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। 4 - 2x 0 हो जाएगा, दैट मीन्स x कम्स आउट टू बी 2। ये बात समझ आ गई। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 है। बिल्कुल धीरे धीरे हम एक एक करके एक एक डेफिनेशन को क्लियर समझ रहे हैं। डिटर्मिनेंट इज द नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। हमने 2x2 का भी सीख लिया, 3x3 का भी सीख लिया। 3x3 में आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग निकालो, डिटर्मिनेंट वैल्यू तो सेम ही रहने वाली, वो चेंज नहीं होगी भाई। उसको चेंज मत कर, ऐसा मत सोचना कि मैंने तो कॉलम के लॉन्ग निकाला है तो डिटर्मिनेंट कुछ और आएगा, तूने रो के लॉन्ग निकाला है तेरा भाई अलग आ रहा है। ऐसा नहीं है, चाहे आप रो के लॉन्ग निकालो चाहे कॉलम के लॉन्ग निकालो, कैसे भी निकाल लो डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम रहने वाली है। अगर सेम नहीं आ रही तो मतलब कोई तो गड़बड़ कर रहा है। देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर हो या नॉन सिंगुलर हो, ये रहेगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट निकालते स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो है सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन 0 आ रहा है तो दैट मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है बात, पक्का। चलते हैं आगे फिर। देखो ये क्वेश्चन है, आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है और आपको कहा है चेक वेदर इट इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर।
तो इसकी वैल्यू आप निकाल के चेक कर लोगे। अगर तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रही है तो ये सिंगुलर होगा, अदरवाइज नॉन सिंगुलर होगा। क्लियर है? ओके, तो मैं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालता हूँ। किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग कर सकते हैं। लेट से मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर लेता हूँ, तो पहले तो 0 रखें बाहर। ऑल दो अंदर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने बाहर ही 0 रख दिया तो अंदर कुछ भी आए वो तो 0 रहेगा। बट मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए कर लेता हूँ। इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दो, दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर है बात? फिर अगला एलिमेंट कौन सा है? साइन अल्फा, वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अब इसका कॉलम और इसकी रो को स्किप कर दो, दिस इंटू दिस 0 माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। क्लियर है? फिर अगला एलिमेंट माइनस कॉस अल्फा, अब उसका साइन चेंज नहीं होगा, वो यही रहेगा माइनस कॉस अल्फा, और ब्रैकेट लगा के क्या बनेगा, इसका छोड़ो, दिस इंटू दिस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0। इतनी बात समझ आ गई है? ये अंडरस्टैंडिंग आपको दिमाग में बनानी है कि जिस भी रो के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स बाहर आएंगे विद ऑल्टरनेटिव साइन, और अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये मत कहना कि सर आपने ऑल्टरनेटिव साइन कहते 0 माइनस माइनस कैसे आ गया, ये प्लस का ही होता, बट ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव थी तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब ये तो 0 है, पूरा 0 हो गया, ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। ये तो दोनों सेम है, ये माइनस का है प्लस का कटेगा, 0 आ रहा है। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रही है, तो आपको क्या लगता है ये कैसी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर? तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों है सिंगुलर? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है। डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको बिल्कुल ध्यान से निकालनी है, निकालते हुए वैल्यू को गलती मत कर देना। डिटर्मिनेंट वैल्यू सही है तो फिर आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रही है, दैट मीन दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब ये देखो, इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं वो मैं समझाता हूँ। अगर तो ये क्वेश्चन ऐसा होता, और मैं आपसे कहूँ x की वैल्यू निकालो, तो आप ये मैट्रिसेस चैप्टर में पढ़ चुके हो कि दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की अगर वो इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 6। ये करेक्ट आंसर हो जाता और मैं इसे आंसर लिख सकता था। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है एंड वी नो दैट टू मैट्रिसेस आर कंपेरेबल, they are equal if their order is equal and the corresponding elements should also be the same। corresponding elements भी सेम होने चाहिए, बट यहाँ पर ये आपको मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। आपको ये लिखा है x2 18 and x determinant is equal to 6 to 18 and 6। बात समझ आ गई? तो ये जो है ये मैट्रिक्स का केस नहीं है, डिटर्मिनेंट का है। तो आप एक काम करो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू द 36। इधर क्या बन रहा है, 6 इंटू 6 36 माइनस 18 टू द 36, 0 आ गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू बाय चांस इसमें भी 6 बन रहा है, बट ऐसा मत सोचना कि सर आपका तो आंसर 6 ही आ रहा है, हमारा भी 6 आ रहा था। वो बाय चांस की बात है कि आपका आंसर सेम आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ रही है। चलो एनीवे वो भी सेम नहीं आ रही, प्लस माइनस आ रही है। ठीक है, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर यह मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, तो आप एलिमेंट्स मत कंपेयर कराना। और जरूर एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन दिया हो ना तो ये वाला एरर जरूर दिया होता है। आपको एक ऑप्शन ये दे रखी होगी जिसमें मैट्रिक्स कंपेयर करके बच्चों का आंसर सही आ जाता है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि भाई हमारा आंसर सही आ गया और करेक्ट है, बट ये करेक्ट नहीं है। डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 2/2 का दे रखा है, इधर भी डिटर्मिनेंट निकालो, इधर भी निकालो, एंड हेंस वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसमें? चलें आगे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपने। अगेन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। अब आपको डिटर्मिनेंट का फायदा क्या है, मैं आपको ये कह देता हूँ। पहले एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का। ये एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट हैं x3
y3। अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल रहे हैं तो वो होगा 1/2। डिटर्मिनेंट बनाओ, x1 x2 x3, y1 y2 y3 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, दिस मच स्क्वायर यूनिट्स। ये आपको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल का। दोबारा समझो, अगर आपको एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3। क्लियर है? उसके बाद आपको उसका एरिया निकालना है, तो 1/2 डिटर्मिनेंट बनाओ, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। बट एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव भी आ सकती है, तो मेरा आंसर होगा डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बट अगर हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना। तो वाइल कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप इस वैल्यू को मॉडुलस में लोगे, और वो जो मॉडुलस की वैल्यू रहेगी वो तो पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब एरिया हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। क्या ये बात क्लियर है सबको? तो वाइल कैलकुलेटिंग दिस डिटर्मिनेंट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप एरिया निकाल रहे हो तो एरिया पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ भी जाती है, मेक इट पॉजिटिव, इसको मॉडुलस में रखना है। क्लियर है बात? दिस इज हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। चलो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद कंडीशन पे आते हैं। सी दिस क्वेश्चन, इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस, ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इससे पहले ना आपको एक एरिया का क्वेश्चन डायरेक्टली बता देता हूँ। ये मान लो कि ये 3 वर्टिसेस हैं, एक है 1 2, एक -3 7, एक 4 -3। ठीक है? इस ट्राइंगल का एरिया निकालना, कुछ भी है ये पॉइंट मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया, जस्ट टू सॉल्व दिस, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1/2। पहले x की वैल्यू 1 -3 एंड 4, फिर y की वैल्यू 2 7 -3 और फिर 1 1 1। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो 1/2 फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर लें एक्सपेंड। तो पहले 1 को रखा बाहर, इसको और इसको छोड़ो, 7 + 10। अगला एलिमेंट 2 माइनस साइन के साथ, इस कॉलम और इस रो को छोड़ो, -3 -4। फिर अगला एलिमेंट प्लस का 1 बाहर, 9 - 28। तो ये क्या आएगा, और इसको मैंने जैसा बताया कि मॉडुलस में रखना है, मॉडुलस लगाओ 17, ये आएगा -7 × -2 + 14, और 9 - 28 कितना होगा, -19। अब देखो 17 और 14 कितना होता है, इट कम्स आउट टू बी 31। 31 - 19, उसकी वैल्यू होगी 12। तो 6 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर है इस ट्रायंगल का एरिया। बात समझ आ गई? वो तो बाय चांस आपका अंदर वैसे पॉजिटिव बन रहा था, बट इन केस अगर नेगेटिव बनता तो हम उसको पॉजिटिव कर लेते। तो अगर आपको तीनों वर्टिसेस गिवन है और ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है, तो आप मॉडुलस में रखोगे और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर 6 स्क्वायर यूनिट। या स्क्वायर यूनिट लिखना है क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो। क्लियर है बात? कोई डाउट इसमें? चलो, इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस, आपको तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं। एक ट्राइंगल है ABC, ए के कोऑर्डिनेट हैं 2 - 6, बी के 5 4 और सी के हैं K4। आपको ये गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दिया हुआ है, 35। ठीक है? तो आपको K की वैल्यू निकालनी है। तो करना कुछ नहीं है, आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया कैसे निकाला जाता है। हमें एरिया का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट यूज करके और पुट इट इक्वल टू 35 करके देखते हैं। इट विल बी 1/2 और 2 5 और K, पहले x के कोऑर्डिनेट्स फिर y के, -6 4 and 4 and then 1 1 1, दिस इज इक्वल टू 35। तो ये 1/2 तो उठाकर उधर ले जाओ, 70 कर दो। तो मैं ये कह सकता हूँ
कि जो डिटर्मिनेंट है 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1 दिस इज इक्वल टू 70। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। मैं फर्स्ट रो के एक्सपेंड करता हूँ। 2 को रखें बाहर, ये कॉलम और ये रो छोड़ो, 4 - 4, फिर -6 विद नेगेटिव साइन +6 हो जाएगा, 5 - k, फिर प्लस का 1 रहेगा बाहर, इसका कॉलम और इसकी रो 20 - 4k, और ये है 70 के इक्वल। अब ये बच्चे कराते हैं और यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। क्यों गड़बड़ हो जाती है? क्योंकि आपने मॉडुलस नहीं लगाया। तो यहाँ मॉडुलस तो लगाना पड़ेगा भाई। अगर बिना मॉडुलस के लगाओगे तो आंसर गड़बड़ आएगा, क्योंकि बिना मॉडुलस के लगाओगे ना तो एक ही वैल्यू आएगी के की। भी करके देखते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा 30 - 6k + 20 - 4k 70। ठीक है, $50 - 10k का डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 70। अब आप एक चीज देखो, अब ये डिटर्मिनेंट अगर हटेगा, आपको ये पता है कि अगर मॉड x k के इक्वल हो तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू +- k होता है। ठीक है, जब ये मॉड हटेगा तो इधर +- आएगा। तो सेम वे ये मॉड ऑफ 50 - 10 के 70 के इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 50 - 10k दिस इज इक्वल टू +- 70। यार ये वैल्यू, ये बात आपको यहाँ से समझ आनी चाहिए। ठीक है, एक बार हम प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन, और k की वैल्यू निकालेंगे। एक बार वी कैन से 50 - 10k इज इक्वल टू 70, और एक बार 50 - 10k इज इक्वल टू -70। यहाँ से -10k कितना आ रहा है? वो आएगा 20, तो k की वैल्यू आएगी -2। यहाँ से -10k किसके इक्वल आएगा? -120, तो k की वैल्यू आएगी 12। तो k की ये दो वैल्यूज आ रही हैं, -2 और 12। अगर आप मॉडुलस नहीं लेते हो तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी प्लस वाली, तो 2 -2 आंसर आएगा। और गलती आप ये कर दोगे कि -2 भी ऑप्शन में दिया होगा, आप मार्क कराओगे, बट इसके दोनों आंसर है, -2 भी और 12 भी। बात समझ आ गई है? इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है तो मॉडुलस जरूर लगा लेना एरिया के केस में, ताकि आपकी ये दो वैल्यूज ही आए। मॉड हटेगा तो +- लगेगा उधर। क्लियर है बात? इसी लाइन के ऊपर बेस एक क्वेश्चन और भी बन जाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैं वो भी बता ही देता हूँ यहाँ पे। मान लो अगर मैं ये कह दूँ कि आपको दो पॉइंट दिए हुए ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट है 1 2, बी के हैं 7 और -3, और आपको ये कहा है कि यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, और आपको दो पॉइंट दिए हुए, तो आपको लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाए? आपको तो 3 पॉइंट दिए हो तो एरिया निकालना आता है, बट अगर 2 पॉइंट दिए तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप मुझे एक बात बताओ, अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाए, यहाँ पर मैं आपको कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी भी बता देता हूँ। आप सोचो अगर ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, ए बी और सी, तो क्या 3 कॉलिनियर पॉइंट से कभी ट्राइंगल बन सकती है? अगर इसके कोऑर्डिनेट y1 है, इसके और इसके हैं x3 y3, तो क्या अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं उससे ट्राइंगल बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एरिया आएगा इन 3 कोऑर्डिनेट से, ये 0 होगा, क्योंकि ट्राइंगल ही नहीं बन रही तो उसका एरिया कैसे आ जाएगा? बात समझ आ गई? या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये 1/2 को भी उधर ले जाओ, तो डिटर्मिनेंट जो है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये 0 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई कोलिनियरिटी की। तो ये डिटर्मिनेंट है दिस शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रही है तो मैं ये कह सकता हूँ कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। बात समझ आ गई? अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, मैं आपको ये कह रहा हूँ 2 पॉइंट गिवन है और आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो मैं तीसरा पॉइंट इसके ऊपर कोई भी सपोज कर लेता हूँ। लेट से मैं ये कह देता हूँ इसके ऊपर एक और पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट है XY। अब अगर ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, दैट मीन दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इनका जो एरिया आएगा या फिर ये कह दो डिटर्मिनेंट बनेगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, ये 0 के इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेंड करें इसे। पहला एलिमेंट 1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, -3 -y,
फिर 2 विद नेगेटिव साइन, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ो, 7 माइनस एक्स, फिर प्लस का 1 बाहर, ये कॉलम और ये रो छोड़ो, 7y प्लस 3x, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसे एक्सपैंड करके देखते हैं क्या बन रहा है। -3 माइनस वाई -14 प्लस 2x प्लस 7y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। एक्स वाले टर्म देखो, एक 3x और एक 2x, 5x हो गया, 7y माइनस वाई प्लस 6y हो गया, और -14 और -3 17 उधर जाएगा तो 17 होगा। ये आपके पास आ गई लाइन की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट इज गिवन बाय 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 17। बात क्लियर है? सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है तो तीसरा पॉइंट आप अपनी मर्जी से सपोज कर लो कि XY है, और अगर वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं दैट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ट्राइंगल तो बनेगी नहीं उससे, और उस ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल ही नहीं बन रही तो एरिया कहाँ से आएगा। और कंडीशन है कोलिनियरिटी की, डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। वही किया हमने, डिटर्मिनेंट को 0 डाला और इक्वेशन आ रही है 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 17। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो दैट द पॉइंट दिए आपको a b प्लस सी, b c प्लस ए और c a प्लस बी, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ये प्रूव करके दिखाने हैं। अभी आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा, या फिर आप ये कह लो कि जो डिटर्मिनेंट है वही 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट बनाए क्या बनेगा, a b c, b प्लस c प्लस a प्लस b, 1 1 1। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट मुझे कैलकुलेट करना है, और अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि कोलिनियर है, क्योंकि प्रूव करना है। मैं इनिशियली इसे 0 के इक्वल नहीं लेके चलूंगा। हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, देखते हैं इसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती। एक्सपैंड करें, फर्स्ट रो के लोग एक्सपैंड कर लेते हैं। पहला एलिमेंट a बाहर, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दो, c प्लस ए माइनस ए माइनस बी, फिर अगला एलिमेंट b प्लस सी, वो रखो बाहर विद नेगेटिव साइन, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ो, b माइनस सी, फिर अगला एलिमेंट 1 रखो बाहर, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ो, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ये आ रहा है डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करके, तो है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो, ये प्लस से माइनस से कट गया, तो ये बचेगा ए सी माइनस ए बी, माइनस ये क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कुछ कट ही नहीं रहा, ब्रैकेट में तो नहीं कट रहा। अब देखते हैं इन जनरल कुछ कट रहा है। ये देखो, प्लस का ए सी और माइनस का ए सी कट जाएगा, माइनस का ए बी प्लस का ए बी कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, वी आर गेटिंग 0। और अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो अभी हमने पढ़ी है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। सिंपल है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ। देखो, ये तो आप अभी डिटर्मिनेंट्स कर रहे हो तो मुझे बताना चाहिए, मेरा फ़र्ज भी है ये बताना, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट की क्लियर हो। बट अगर आप ये कह लो कि एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो उस हिसाब से तो फिर ये क्वेश्चन भी ईजी हो जाता, क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है, आपको इक्वेशन ही निकालनी है। आप 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, y माइनस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर आपको सॉल्व ही नहीं करना, आपको सिर्फ ऑप्शन मार्क करनी है, तो इक्वेशन यहाँ से भी निकल सकती है, जरूरी नहीं है ये पूरा एक्सपेंड करो। बट ये डिटर्मिनेंट का मेथड तो पता होना ही चाहिए, इसलिए मैंने दोनों बातें बता दी। ठीक है, थोड़ा सा जुगाड़ स्ट्रेटेजी और कुछ नहीं है, बात एक ही। क्लियर है कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये माइनर्स और कोफैक्टर क्या चीज़ें होती है? अब जैसे मान लो आपको ना एक मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 2 2 7 2। आपको मैं कह रहा हूँ इस मैट्रिक्स के सभी माइनर्स और सभी कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करना है। तो माइनर होते क्या हैं? लेट से मुझे M11 पहला माइनर निकालना है, ये माइनर निकालना, तो इसका कॉलम और इसकी रो को छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये लिखते हैं
1 2 7। बात समझ आई? वही बात है जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे, 1 का कॉलम इसकी रो छोड़ दी, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इसको इवेल्युएट करो। 2 माइनस 14 माइनस 12। अब मैं कहता हूँ M12 कैलकुलेट करो। M12 ये वाला एलिमेंट है, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ो, ये 4 ये इसको छोड़ो, क्या बचेगा? 2 1 14 माइनस 2 12। M21 कैलकुलेट करो, सारे ही निकालें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रो, सारे एलिमेंट के माइनस निकाले जा सकते हैं। M21 कौन सा एलिमेंट है? ये, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ो। 4 माइनस 21। ठीक है, ये माइनर्स निकालने हमने, बिल्कुल ध्यान से समझना। ऐसे आप सारे ही निकाल सकते हो, हर एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट किया जा सकता है। बात समझ आ रही है? ये माइनर्स है। कोफैक्टर्स क्या होंगे उसको समझने के लिए आप ऐसा समझ लो, A11 पहला कोफैक्टर निकालना है, तो आप ये देख लो कि इनका सम 1 + 1 ये ऑड है या इवन है? 1 + 1 2 आता है, इवन वैल्यू, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा। बात समझ आ गई? अगर इनका सम इवन वैल्यू आ रही है तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, बट अगर इनका सम ऑड वैल्यू आ जाती है तो माइनर का साइन चेंज हो जाएगा। ये तो 0 है, 0 का साइन खैर क्या ही चेंज होगा, तो 0 ही रहेगा। अब जैसे मुझे A13 निकालना है, 1 + 3 की वैल्यू क्या आ रही है? इवन आ रही है। अगर इवन आ रही है तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। ये 12 है तो कोफैक्टर भी 12 है। बट इस केस में देखो ऑड वैल्यू आ रही है, 2 + 1 इवन नहीं है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये -17 था, कोफैक्टर 17 हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? फॉर्मूला इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि Aij दिस इज इक्वल टू -1 की पावर I + j इंटू Mij। ये फॉर्मूला। आप कहोगे सर क्या भयानक सा लिख दिया, कुछ भी भयानक नहीं है। आप देखो Aij और Mij इक्वल है, बस सिर्फ -1 की पावर I + j लिखा है। उसका मतलब क्या हुआ? अभी मैंने वही बात कही है कि अगर इन दोनों का सम इवन आ रहा है, मतलब I + j इवन होगा, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी? इवन, और -1 की पावर इवन का मतलब वो 1 बन गया, तो फिर तो माइनर और कोफैक्टर इक्वल ही आ जाएगा। बट अगर I + j की वैल्यू ऑड आ गई, तो -1 की पावर ऑड नेगेटिव होती है, तो उस केस में माइनर और कोफैक्टर का साइन चेंज हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड तो वही रहता है, मतलब वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ साइन में फर्क आएगा कोफैक्टर के, वो भी सिर्फ उस केस में अगर इनके सब्सक्रिप्ट का जो सम है वो ऑड है। बात समझ आ गई? दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फॉर एनी डिटर्मिनेंट। बात समझ आ गई? किसी भी मैट्रिक्स के अगर हम माइनर्स कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो ऐसे ही निकाले जाएंगे। क्लियर है? चलें नेक्स्ट पॉइंट पे। ये देखो आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखे, आपको कहा ये वाले ही माइनर कोफैक्टर निकालने हैं, तो M22 निकालना है। 22 कौन सा एलिमेंट है? ये वाला। इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ो, क्या बचेगा? 1 3 5 और 8। कितना आएगा? 1 × 8 8, -5 × 3 15, -7 आ गया। फिर हमें निकालना है M32, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम बचेगा क्या? 1 1 3 2, 1 3 2 1, ये बचा। वैसे इवैल्यूएट करें, 1 - 6, ये दोनों तो निकल गए, M22 भी और M32 भी। अब आगे ना हमें कोफैक्टर निकालने, A12 और A33। बट एक बात ध्यान से समझ लो, अगर आप कोफैक्टर निकाल रहे हो तो माइनर तो पहले निकालना ही पड़ेगा ना, तो पहले माइनर निकाल लो। A12 निकालना तो आप पहले M12 निकालो। M12 क्या है? ये वाला एलिमेंट, इसको और इसको छोड़ो, 2 1 5 8, इवेल्युएट करें कितना आएगा? 16 - 5 विच इज़ 11। और फिर A33 निकालना तो M33 भी निकाल लेते हैं। M33 ये एलिमेंट है, 1 2 2 0, इवेल्युएट करें, 0 - 4 इज इक्वल टू -4। अब देखो ये है माइनर्स, बट मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर में आप ये देखो A12 निकालते हुए 1 + 2 ऑड आ रहा है, इवन आ रहा है? ऑड आ रहा है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -11 बनेगा। A33 निकालना है, 3 + 3 6 आ रहा है, इवन है, तो इवन है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर रहेगा।
आई होप ये सारी बातें समझ आ गई। आप चाहो तो किसी भी एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हैं, वो तो आपको जो मेंशन्ड होगा, जो भी गिवन होगा कि ये माइनर और ये कोफैक्टर निकालना है, वो हम इवेल्युएट कर रहे हैं। क्लियर है बात? यहाँ तो कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल एक एक करके एक एक स्टेप बनाते हुए हमें ये चीज़ें चलनी है। अभी तक हमने जो पढ़ा है दोबारा सुनो। हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट, अगर जीरो होगा तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो नॉन सिंगुलर। उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कि कोई मिसिंग वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकाली जाएगी। उसके बाद हमने ये पढ़ा डिटर्मिनेंट यूज़ करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल रहा है तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, लाइन की इक्वेशन, ये सभी हम डिटर्मिनेंट यूज़ करके कैसे निकालेंगे। देन वी हैव अराइव टू दिस माइनर्स एंड कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर, ये बहुत ही मज़ेदार, दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनी है। एक बात ये समझ लो कि अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है या एक डिटर्मिनेंट गिवन है, मैं ये कह देता हूँ 1 2 3, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आपको निकालनी आती है। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम, ये तो खैर A11 के लिए कहा हुआ है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी कोफैक्टर निकाल लो और उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मैं पहली रो को देखूं, पहली रो के एलिमेंट क्या है? A11, उसको उसके कोफैक्टर से, A12 को उसके कोफैक्टर से, A13 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। बात समझ आई? यही लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये सिर्फ फर्स्ट रो के लिए ट्रू नहीं है, किसी भी रो के लिए, किसी भी, मतलब अगर मान लो सेकंड रो की बात करूँ, A21 उसके कोफैक्टर से, A22 को उसके कोफैक्टर से और A23 को उसके कोफैक्टर से, ये भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा। आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो, A11 को A11 से प्लस A21 को A21 से प्लस A31 को A31 से, दो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी रो या कोई भी कॉलम पकड़ लो, अगर हर एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो यू विल गेट द डिटर्मिनेंट वैल्यू, आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, देखो बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है कि आप क्या करोगे, एलिमेंट तो किसी रो और रो का ले लो, मान लो मैं ये एलिमेंट्स ले लेता हूँ और कोफैक्टर किसी और रो के, मैं एलिमेंट ले रहा हूँ पहली रो के और कोफैक्टर ले रहा हूँ सेकंड रो के, फिर A12 और A12 A13 और A23। ये बात समझ आई है? मैंने एलिमेंट्स लिए हैं फर्स्ट रो के और कोफैक्टर लिए हैं सेकंड रो के। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आंसर डेफिनेटली आपका जीरो आएगा। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट रो और आपको सेकंड रो ही के कोफैक्टर लेने, आप कोई भी रो और किसी और रो के या किसी और कॉलम के कोफैक्टर ले लो। ये रूल रोज में भी एप्लीकेबल है और कॉलम में भी एप्लीकेबल है। एक रो के आप एलिमेंट से लो और किसी और रो के कोफैक्टर से लो, उन्हें जब मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपका आंसर जीरो आना चाहिए। ये आपके लिए हेल्पफुल रहता है। कहाँ हेल्पफुल रहता है? मान लो आपने सारे कोफैक्टर्स निकाले, आपको चेक करना है कि जो आपने कोफैक्टर निकाले हैं वो सही भी आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो आप क्या करोगे, आप उनको उनके एलिमेंट से किसी और रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करके देख लो, जीरो आ रहा है तो इसका मतलब आपने आंसर सही निकाला है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कोफैक्टर के लिए ही सेटिस्फाई होती है। कोफैक्टर सही होंगे तो जीरो आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो देखो, अच्छा क्वेश्चन। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3 विद डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -i। अब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, अगर आप ध्यान से देखो क्या किया हुआ है, हर एलिमेंट को A11 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, A12 को उसके कोफैक्टर से और A13 को। तो अगर मैं ये पूछूं, बताओ जरा कौन सी रो या कौन सी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है? तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत। मैं कहता हूँ तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ए की जरूरत होता है, इक्वल होता है, और डिटर्मिनेंट ए कितना दिया हुआ है? -i। ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। कोई प्रॉब्लम इसमें?
कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो। क्लियर है? और देखते हैं सेकंड पॉइंट पे क्या पूछा है। सेकंड पॉइंट में पूछा है कि A11 इंटू A21 प्लस A इंटू A22 A13 इंटू A23। आपने एलिमेंट ले लिए फर्स्ट रो के और कोफैक्टर लिए हैं सेकंड रो के। अगर कभी ऐसा बन जाएगा तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाता है 0 के इक्वल। ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ भी कैलकुलेट करने वाला नहीं है। यू हैव टू जस्ट यूज द प्रॉपर्टीज। मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दी है कि अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट दे रखा है और इसकी वैल्यू, तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू तो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल ही आएगी, और सेकंड पार्ट में जब हम वैल्यू निकालेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 0। किसी एक रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दिया तो वो 0 ही आएगा। क्लियर है ये प्रॉपर्टीज? माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, कैसे निकालेंगे वो भी क्लियर है, उनकी ये दोनों प्रॉपर्टीज भी क्लियर है। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अभी देखो, अभी तक हमने माइनर्स कोफैक्टर्स तक पढ़ा है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। आपको समझ आना चाहिए एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो लेट्स से मैं आपको ये कह देता हूँ कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई भी मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये एक मैट्रिक्स गिवन है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पर ये 3x3 ऑर्डर की मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बना दी। अब आपको करना है, आपको इसके सभी कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं और उन कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बना लो। A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33। बात समझ आ रही है? ये मैट्रिक्स गिवन थी, आपने इसके सभी कोफैक्टर निकाले, 9 के 9 एलिमेंट्स, सब एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल लिए, और आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दोगे तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज का मतलब आई होप आप सबको पता होगा। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना है। ये मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप डिटर्मिनेंट चैप्टर कर रहे हो तो मैट्रिक्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैट्रिसेस में हमने किया था, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है रोज को और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देना। तो आप यहाँ पर रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे तो यू विल गेट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये बात समझ आ गई है एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है? दोबारा फिर समझ लो, जो मैट्रिक्स गिवन होगी आपने उसके सभी कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना लो और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट। क्लियर है? जैसे मैं एक छोटी सी मैट्रिक्स लेता हूँ देखो बहुत ध्यान से समझना, 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालना चाहता हूँ तो पहले सभी कोफैक्टर्स निकालेंगे। A11 क्या आएगा, इसको और इसको छोड़ो, सिर्फ 4 रह गए। A12 इसको और इसको छोड़ो, 3 रह गया बट विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कोफैक्टर है 1 + 2 तो ऑड आ रहा है। A21 की वैल्यू क्या आएगी, लीव दिस -2, और A22 की वैल्यू आएगी 1। बात समझ आ गई? अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, ये सारे कोफैक्टर्स 4 -3 -2 और 1, और ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर दिया, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये बात क्लियर है? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो, अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आपको सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं, उनकी मैट्रिक्स बनानी है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। बट 2x2 में तो मेरे पास ये शॉर्टकट बन गया कि अगर कभी इस टाइप 2x2 की आ रही है तो आपको करना क्या है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन्हें इंटरचेंज कर दो और जो नॉन डायगोनल उनके साइन चेंज कर दो। बात समझ आ रही है? मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ लेट से मैं आपको कहता हूँ ये एक मैट्रिक्स है ABCD, इसको मैट्रिक्स P कह देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ P किसके इक्वल आएगा, मैंने आपको कहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको तो इंटरचेंज कर देना है, मतलब यहाँ D आ गया, यहाँ A आ गया, और जो नॉन डायगोनल है उनके साइन चेंज कर देंगे, बस।
ये तो बड़ा इजी काम मिल गया मुझे। 2/2 की मैट्रिक्स का अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है तो सारे कोफैक्टर अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं। तो फटाफट बता दोगे मुझे, अगर ये मैट्रिक्स है 5 2 -3, क्या होगा इसका एडजॉइंट? इसका एडजॉइंट आ जाएगा, अगर ये बी मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा? डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, -3 यहाँ 5 यहाँ, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज। एनी डाउट इन दिस? बात समझ आ गई है? क्लियर है बिल्कुल? 3/3 की मैट्रिक्स है तो आप ये ट्रिक नहीं लगाओगे तो आपको सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं, उसे सिंप्लीफाई करना है, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है बात। चलो एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। देखो मैट्रिसेस में हमने एक चीज की थी, हमने मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जब पढ़ी थी तो हमने एक बात पढ़ी थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कॉम्बिनेटिव नहीं होती। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, है ना। अब मैट्रिसेस में अगर ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे और बी और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जरूरी नहीं है वो सेम आए, वो अलग अलग भी आ सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्बिनेटिव इन नेचर। बट आप ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो और एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करो, उस केस में तो फिर ये हमेशा इक्वल ही आएंगे। और वो किसके इक्वल आएंगे? वो आएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना कि आपको अगर ये गिवन हो कि मैट्रिक्स ए है और एडजॉइंट ऑफ ए है तो ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए ये हमेशा इक्वल होता है। और ये किसके इक्वल होता है? होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। क्लियर है बात? कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो जैसे ये दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू, मान लो किसी बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं पता, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको कहे विदाउट कैलकुलेटिंग एडजॉइंट, एडजॉइंट कैलकुलेट नहीं करना है बट ए इंटू एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट निकालना है। अब मान लो प्रॉपर्टी नहीं पता, वो बच्चा कहेगा भाई अगर मैं एडजॉइंट ही नहीं निकालूंगा तो मैं ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कैसे करूंगा और इनका प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा, वो तो मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो एक बात तो कन्फर्म है कि जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी नहीं आती वो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो गलत कर देगा। ठीक है, बट हमें ये प्रॉपर्टी आती है तो हम ये कह सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए एंड दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो मैं बिना एडजॉइंट निकाले इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होता है। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूँ, क्या है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी, दिस इंटू दिस -9 माइनस दिस इंटू दिस -2, तो -9 + 2 ये कितना आ रहा है? -7। इसका मतलब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू -7 इंटू आई। आई क्या है? 1001। मतलब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 0 0 -7। तो आंसर आएगा a और एडजॉइंट a का प्रोडक्ट। अगर आप करके भी देखना चाहते हो तो करके देख लेना, इनका प्रोडक्ट यही आएगा -7 0 और 0 -7। तो एक बात मुझे और समझ आ रही कि ए इंटू एडजॉइंट ए हमेशा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल आ रहा है। डिटर्मिनेंट ए कोई ना कोई नंबर होगा, लेट्स से मैं कहता हूँ के होगा, और उसे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो, किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी हो, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऐसा एलिमेंट आएगा, ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए इंटू एडजॉइंट ए का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स आती है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। स्केलर मैट्रिक्स होते हैं कि ऑल डिटर्मिनेंट्स आर सेम, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, और बाकी सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब जीरो आएंगे। ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए ये हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स आएगी। डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे? जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी। आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर है। चलें नेक्स्ट पॉइंट पे, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखो ये प्रॉपर्टीज हैं, बट इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ इनवर्स निकाला कैसे जाता है। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, ए इनवर्स, वो होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा दैट इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैट्रिक्स ए इनवर्स किस मैट्रिक्स का निकलेगा, सिंगुलर का या नॉन सिंगुलर का, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए कि सर सिंगुलर में तो नहीं निकल सकता, नॉन सिंगुलर में निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ इस बात का? खुद सोच के देखो, ए इनवर्स है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल।
अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ही 0 आ गई तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब जब भी किसी मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स निकालना है, सबसे पहले उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। अगर वो नॉन जीरो आ रही है तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद फिर हम एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि एडजॉइंट निकालना एक लेंथी प्रोसीजर है। बट अगर डिटर्मिनेंट ही जीरो आ रहा है तो मैं एडजॉइंट निकाल के क्या करूंगा? मैं तो सीधे ही कह दूंगा कि इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरा काम आसान हो गया, मुझे कोफैक्टर्स नहीं निकालने, मुझे एडजॉइंट नहीं निकालना, सीधा ए इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब कई बार आपसे क्वेश्चन क्या दिया जाता है, ऐसा दे देते हैं 1 2 k और 7, और आपको क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप कहोगे ये क्या बात हुई, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इनडायरेक्टली वो आपको ये बताना चाहता है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता? अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 7 माइनस 2k एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी? 7/2। बात समझ आ गई? अब आपको ये लैंग्वेज को भी समझना चाहिए, डायरेक्टली आपको सिंगुलर या नॉन सिंगुलर ना देकर ऐसा कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स मैट्रिक्स इज सिंगुलर, तो k की वैल्यू निकालो या कोई भी मिसिंग वैल्यू निकालो। क्लियर है बात? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने ट्रांसपोज में पढ़ा था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया जाए दोबारा ए के इक्वल आ जाता है, ऐसे ही अगर आप ए इनवर्स का इनवर्स कर दोगे तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? ए ट्रांसपोज का इनवर्स करो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो, वो भी सेम है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये। ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो वो उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बन जाता है। ठीक है, और नॉट ओनली फॉर टू, जैसे ट्रांसपोज में भी हमने ये प्रॉपर्टी की थी, इनवर्स में भी ट्रांसपोज में भी ए बी सी में इनवर्स करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर है? ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल होता है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वो कट जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच जाएगी। और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो डिटर्मिनेंट ए का रेसिप्रोकल है। मतलब मैं आपको कह दूं ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 7 है, तो ए इनवर्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? 1/7। ये बात याद रहेगी, बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। तो मुझे समझ आ गया है। देखो फिर दोबारा एक बात समझाता हूँ, एडजॉइंट हमने कैसे निकाला था? एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको कहा है सभी कोफैक्टर्स निकालो, उन कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाओ, और उस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज कर देते हो तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, वो एडजॉइंट हो जाएगा। अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो आप लिख दो इनवर्स तो पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है इनवर्स। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो फिर हम उसका एडजॉइंट निकालेंगे, वही कोफैक्टर्स निकाल के पूरा एडजॉइंट निकालेंगे, और 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट दैट विल गिव यू ए इनवर्स। क्लियर? बाद में निकाल के देख लेते हैं क्वेश्चन, क्लैरिटी हो जाएगी। लेट से छोटी मैट्रिक्स का निकाल लेते हैं, मैं कहता हूँ 1 7 2 9, मुझे इसका इनवर्स निकालना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? डिटर्मिनेंट ए निकालूंगा। डिटर्मिनेंट ए क्या बनेगा? 9 - 14 विच कम्स आउट टू बी -5 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? अब हम एडजॉइंट निकालेंगे, उसके लिए कोफैक्टर चाहिए, a11 a12 a21 a22। देखो अदरवाइज तो 2/2 का भी शॉर्टकट भी बताया था मैंने, बट कोई बात नहीं, हम निकाल के देख लेते हैं। a11 क्या आएगा? 9। a21 क्या आएगा? -2। a21 नहीं, a12 क्या आएगा? -2। a21 आएगा -7 और a22 आएगा 1। ठीक है, तो वी कैन से दैट देयरफॉर ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको फिर बता रहा हूँ, जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज करते हो तो साथ में लिख दिया करो फॉर्मूला, कुछ नहीं जाता, 1 सेकंड 2 सेकंड की बात है, बट एग्जाम में नंबर मिलेंगे। 1/डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है? -5 इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या आएगा? 9 -2 -7 और 1, इसका ट्रांसपोज, तो वी कैन से इनवर्स आएगा -1/5 9 -7 -2 1।
क्लियर है बात? देखो ये वही बात बन रही है, डायगोनल्स को इंटरचेंज किया और इसके साइन चेंज, तो ये ए इनवर्स आ गया। तो आप कहोगे ए इनवर्स, हाँ एक और बात याद रखना है, चाहे एडजॉइंट हो या इनवर्स हो, निकलेगा दोनों सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप ध्यान से देखो डिटर्मिनेंट में सारी कहानी स्क्वायर मैट्रिक्स की चल रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी हो जाती है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही आप एडजॉइंट निकाल रहे हो, उसी एक केस में आप इनवर्स निकाल रहे हो, है ना। तो ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है। क्लियर है बात? इनवर्स कैसे निकालना है, चलें आगे। चलो मैट्रिक्स मेथड, ये बहुत अच्छी कहानी है ये भी। मैं आपको मैट्रिक्स मेथड भी बता देता हूँ क्या होता है। मैट्रिक्स मेथड बेसिकली हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लो आपको इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y = 8 और 3x - 4y = -5। ठीक है, आपको ये कहा है कि यहाँ से ना x और y की वैल्यू निकालो। आपको पता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से निकाल सकते हो, बट हम विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकालेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड वो होता है कि आपको मिसिंग वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। वो बेशक 2 वेरिएबल हो, मिसिंग 3 हो, 4 हो, जितने मर्जी आप निकाल सकते हो। तो क्या करोगे आप ना एक कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बना लो। फिर वेरिएबल देखो कौन कौन से थे, एक x और एक y। ये किसकी इक्वल है, सॉल्यूशन मैट्रिक्स है आपके पास 8 और -5। ये आप इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है। मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब क्या हुआ, आप मल्टीप्लाई करके देखो इन दोनों को। अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, 2x + 3y = 8, यही तो बन रहा था। 3x - 4y = -5, ये बन रहा था। मैं ये कह सकता हूँ इन दोनों इक्वेशन की मैट्रिक्स फॉर्म ये दी हुई है। नाउ वी नेम इट एज, मैं कह देता हूँ ये मैट्रिक्स है A, ये है x और ये है B। हमें x मैट्रिक्स निकालनी है। ये A जब इधर जाएगा तो इट विल बी A इनवर्स B। एक और बात बता देता हूँ जो बच्चे गलती करते हैं, अगर AX B के इक्वल है तो जो x होगा वो आएगा A इनवर्स B। इसको ऐसा मत लिख देना कि x आ रहा है B A इनवर्स, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ प्री मल्टीप्लाई था तो यहाँ भी प्री मल्टीप्लाई ही होगा। A पहले था तो यहाँ पहले ही A इनवर्स आएगा। वी आर प्री मल्टीप्लाइंग विद A इनवर्स। बात समझ आ रही है? तो x हो गया A इनवर्स B। अब हमारा काम क्या है, हमें इस मैट्रिक्स A का इनवर्स निकालना है। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, कितना आ रहा है, -8 - 9 - 17 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब मैं क्या निकालूंगा, मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा। एडजॉइंट ऑफ A कितना है, डायरेक्ट निकाल दूं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं। तो A इनवर्स क्या आएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब -1/17 इंटू -4 - 3 -3 and 2। क्लियर है बात? ये A इनवर्स आ गया। अब अगर हमें x निकालना है तो x इज इक्वल टू A इनवर्स -1/17 A इनवर्स इंटू B, और B मैट्रिक्स क्या है, 8 और माइनस है। तो ये हो गया -1/17। अब हम क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन रहा है -32 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +15। ये बनेगा -24 -10। तो यार है -17 -32 + 15 कितना होता है, तो -17 होता है। -24 -10 -34 होता है। इस -1/17 को अंदर ले जाओ तो बचा 1 और 2। ये आ रही है मैट्रिक्स x, और मैट्रिक्स x थी क्या, x और y, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 and y is equal to 2. So this is how we can calculate value of x and y using matrix method. ये तो मैंने 2/2 के लिए करके दिखाया, ऐसा आप 3/3 में भी कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, बट यूजुअली आपसे एग्जाम में सिर्फ 2/2 या 3/3 मैट्रिक्स तक ही पूछा जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। अब इसमें आपको ये कहा है कि मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। वेरिएबल 3 हो गए, तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिख दूं इसकी। बट ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके ना इस क्वेश्चन को ट्राई करो और देखो
कि आपकी सारी वैल्यूज जो भी कोफैक्टर्स या फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू जो भी कैलकुलेट करते हो वो मैच करते हैं मेरे सॉल्यूशन के साथ, या मेरा सॉल्यूशन गलत है, क्योंकि आप तो गलत हो गए नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप कैलकुलेट करो, क्योंकि देखो कोई भी चैप्टर जब आप स्टार्ट करते हो तो गलतियां होनी बिल्कुल वाजिब है, हो जाती है, बट उन गलतियों से ही सीखने को मिलेगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी, 3 - 2 3, 2 1 - 1 4 - 3 2, ये तो आ रहा है मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल कौन कौन से, एक्स वाई जेड, और सॉल्यूशन मैट्रिक्स है 8 1 4। ये ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमें निकालनी है मैट्रिक्स एक्स, तो वो हो जाएगी ए इनवर्स बी, ठीक है। तो मेन टास्क है हमारे पास ए इनवर्स निकालना। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कितना आएगा, 3 इंटू 2 - 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 3 इंटू -6 - 4, तो ये हो गया 3 इंटू -3, 8 2 16, और -10 इंटू +3, तो -33 + 16 कितना आएगा, -17। बात समझ आ गई, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमेशा इसी का ध्यान रखना, आप ए इनवर्स निकालो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेना, क्योंकि इन केस अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया तो हम कह देंगे इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, हम आगे एडजॉइंट निकाल ले क्यों, बट यहाँ पर तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो निकाल लें एडजॉइंट। चलो इसका एडजॉइंट निकालते हैं, पहले कोफैक्टर्स निकालें इसके, कितना आएगा, 2 - 3 - 1, फिर इसको और इसको छोड़ो, 4 + 4 8, -6 - 4 -10। अभी इसको ध्यान मत रखना, अभी मैं साइन चेंज करूंगा बाद में। इसको और इसको छोड़ो, -4 + 9 5, 6 - 12 -6, -9 + 8 -1, 2 - 3 is -1, -3 - 6 is -9, और 3 + 4 is 7। अब हमें साइन किस किसके चेंज करने हैं, इसका 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 और इसका, और कोफैक्टर का ट्रांसपोज भी करना है। अब ये आया एडजॉइंट, तो मैं ये कहता हूँ ए इनवर्स क्या आएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब -1/17 इंटू -1 -8 -10, नहीं हमें ट्रांसपोज कर, -8 -10 -5 -6 1 -1 9 एंड 7, ये वैल्यू आ रही है ए इनवर्स की। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है मैट्रिक्स एक्स, तो एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए इनवर्स बी के। मैं कह देता हूँ एक्स आएगा ए इनवर्स बी, मतलब इनटू मैट्रिक्स बी। बी मैट्रिक्स क्या गिवन है आपको, 8 1 4। अब आपके पास अगली स्किल जो यूज होने वाली है मल्टीप्लिकेशन की। पहला एलिमेंट क्या आएगा, -8 -5 और -9, -8 -5 और -9, तो -8 या नहीं -8 -5 और -4, तो -17 बन रहा है। चलो ये बात तो बन गई बात, ठीक है। फिर -64, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप करके देख लो बेशक, -64, फिर -6 + 36, कितना बन रहा है ये, -64 और -6, ये बन गया -70। -70 में +36 करेंगे तो -34। चलो ये भी बन गया। थर्ड को करें, -80 + 1, -80 + 1 + 28, कितना बन गया ये, 29, और ये बन गया -51। अब इस -1/17 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे हर एलिमेंट से तो बन गई बात, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 1, ये 2, ये 3। बात समझ आ गई।
अब आपका निकला हुआ आंसर सही आ रहा है या नहीं वो कैसे चेक किया जाए, आप इसको पुट करके देख लो। क्या मैं x की जगह 1 और y की जगह 2 और z की जगह 3 पुट करूं तो आंसर 8 आता है? देखो क्या बनेगा, 3 - 4 + 9 कितना बन रहा है? 9 और 3 12 में से 4 गए 8, बिल्कुल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप साथ के साथ आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में पुट करके कि हमारा आंसर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट आंसर। ये पूरा कंप्लीट मैट्रिक्स मेथड मैंने आपको करके दिखा दिया कैसे किया जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंडिंग इन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग इक्वेशन। आपको इनवर्स तो निकालना है बट वो एडजॉइंट वाले मेथड से नहीं निकालना है, आपको इस इक्वेशन को यूज करके निकालना है। अब आपको गिवन है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। जैसे मैट्रिक्स के क्वेश्चन में क्या था, आपको ये वेरीफाई भी करना था, प्रूव करना था कि ये 0 के इक्वल आएगा। यहाँ ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी गिवन है कि ए एक मैट्रिक्स है सच दैट a² - 5a + 7i = 0। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से दोनों साइड। इधर तो 0 रहेगा, ए इनवर्स इंटू a², ये रह जाएगा ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाता है, 7i इंटू ए इनवर्स वो 7a इनवर्स हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 0। मैं ये कहता हूँ 7a इनवर्स क्या हो गया, यहाँ से ये इधर जाएंगे तो 5i - a। तो इसका मतलब a इनवर्स की जो वैल्यू है वो आएगी 1/7 इंटू 5i - a, दैट्स इट। अब होता क्या है, ये तो मैंने आपको चलो डायरेक्टली बता दिया ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, बट होता क्या एग्जाम में आपको ना ए एक मैट्रिक्स दे देंगे और आपको कहेंगे कि उससे ये वेरीफाई करके दिखाओ। तो पहले आप उस मैट्रिक्स से a² - 5a + 7i की वैल्यू निकालोगे, वो 0 मैट्रिक्स बनेगी, और उसके बाद ए इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स हमारा ये आ रहा है। अब यहाँ पर आप आइडेंटिटी की वैल्यू डालोगे और यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स गिवन होगी उसकी वैल्यू डालोगे, डायरेक्टली ए इनवर्स आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसमें आपको एडजॉइंट वाला मेथड नहीं यूज करना है, आपको यूजली लिखा होता है यूजिंग दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। तो एक बार नटशेल में मैं आपको बताता हूँ हमने सीखा क्या क्या है। हमने सीखा डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है, हमने सीखा डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन के बाद सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, उससे मिसिंग वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करना है, माइनर कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एडजॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है कोफैक्टर्स की, हर एलिमेंट के हर रो के सभी एलिमेंट्स को अगर उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो डिटर्मिनेंट आता है, किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो 0 के इक्वल आ जाता है। और अगर हमें मैट्रिक्स मेथड में एक्स वाई जेड निकालना है वो भी निकाल सकते हैं। एडजॉइंट इनवर्स सीखा है हमने, और इनवर्स निकालना है विदाउट यूजिंग एडजॉइंट, विदाउट कैलकुलेटिंग कोफैक्टर्स, हम इक्वेशन से भी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड में ना, ये माइंड मैप बनाकर चलो कि डिटर्मिनेंट में किस किस टाइप के क्वेश्चन है और कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको रिवाइज करना ही नहीं रहेगा। क्लियर है? चलें आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। कैसे करना है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो आपको ना मैं एक बात बताता हूँ, आपको ये गिवन है कि ए आपके पास एक n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स, n/n क्यों लिख रहा हूँ, ऑब्वियस ही बात है स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, ये सारा कुछ चली पंगा स्क्वायर मैट्रिक्स का रहा है तो स्क्वायर तो होना ही चाहिए। आपको गिवन है ए एक n/n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर k × a किया जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ k a, ये होता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल। मतलब आप ऐसा समझ लो कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि a आपके पास एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 2a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर मान लो आपको डिटर्मिनेंट a भी गिवन होता 5 है, तो ये हो जाता है 8 × 5 40। बात समझ आई? ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट के ही इक्वल होता है। अगर इसी केस में आपसे ये ट्रांसपोज पूछा जाए तो वो तो मुझे पता है डिटर्मिनेंट ए के इक्वल है, तो वो आंसर 5 ही रहेगा। क्लियर है बात? अच्छा, दो मैट्रिक्स, दो क्या तीन भी होंगी, अगर ए बी और सी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उनका डिटर्मिनेंट निकाल होगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट सी। ठीक है? एडजॉइंट ए का, अगर इसी केस में मुझे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना, तो वो डिटर्मिनेंट ए की पावर जितना भी ऑर्डर होगा n-1 हो जाता है। यहाँ 3 था तो 3 - 1 2 होगा, दैट विल बी 5² 25। क्लियर है बात?
ए एंड ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, ए इंटू एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए के, ये भी पढ़ चुके हैं कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बेस क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा एमसीक्यू में, गलती मत कर देना, ठीक है। चलो अगला देखो, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 ईच। ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर 3 है। आपको क्या दिया हुआ है कि ए का डिटर्मिनेंट 2 है, बी का डिटर्मिनेंट 3 है, हमें 2ab का डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2ab। तो पहली बात तो ये मैंने आपको बताया कि अगर k है, k को बाहर लिखेंगे तो k की पावर n आ जाता है, मतलब 2 की पावर 3 आएगा डिटर्मिनेंट ab, क्योंकि n यहाँ पर 3 है, और 2 की पावर 3 हो गया 8। ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b के, मतलब 8 इंटू डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी है 2, डिटर्मिनेंट b की वैल्यू कितनी है 3, तो 8 इंटू 6 48 आंसर है आपके फर्स्ट पार्ट का। क्या ये बात समझ आई है? देखो हमने दो प्रॉपर्टीज कंबाइन करनी, पहले तो कांस्टेंट k को बाहर निकालेंगे तो k की पावर n आता है, n जो भी दे रखा होगा, डिटर्मिनेंट ए बी को अलग अलग करोगे डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी आएगा, वो भी कर लिया। 8 इंटू 2 इंटू 3, फाइनली आंसर आ गया हमारा 48। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको कहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालो। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, जो भी ऑर्डर हो, n माइनस 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर आ गया। क्लियर है? थर्ड पार्ट देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी डैश ए, बी डैश नहीं बी इनवर्स है, बी इनवर्स ए बी ट्रांसपोज, ये दिया हुआ है। तो आपको पता है 3 का प्रोडक्ट है, तो इसको मैं लिख दूँ डिटर्मिनेंट ऑफ बी डैश, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी डैश, ये बी इनवर्स था। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि बी इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू डिटर्मिनेंट ए, और बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑफ बी के, तो ये तो दोनों कट गए, तो वी आर लेफ्ट विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि है 2, तो थर्ड पार्ट का आंसर आएगा 2। देखो तीनों ही बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, कोई भी गलती मत करना इनको सॉल्व करने में। आपको प्रॉपर्टीज अगर क्लियर है तो ये डेफिनेटली आपके आंसर सही आने चाहिए, और ये डेफिनेटली एग्जाम में इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता इसके ऊपर बेस क्वेश्चन ना बने, आएगा ही आएगा। क्लियर है? चले आगे। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, आपको ए ना एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग वेरिएशंस के साथ पूछा जाता है। ए मैट्रिक्स गिवन है और आपको क्या डेट ए मतलब डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूँ पहले, कितना आएगा 1 को रखा बाहर, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगला एलिमेंट साइन थीटा विद चेंज ऑफ साइन, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, फिर अगर एलिमेंट 1 रखा बाहर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये बात समझ आ गई? तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, है ना, तो वी आर लेफ्ट विद 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप ये कह लो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आई है, बट आपसे डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं पूछी है, आपको ये कहा है कि भाई ये बता दो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो किसके बीच में लाई करेगा। अब मैं इसकी रेंज कैसे निकालूं, वो हम निकालेंगे। इस वैल्यू को ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है ये। साइन थीटा की आपको वैल्यू पता है किसके बीच में लाई करती है? पता है मुझे। आप कहोगे कि सर साइन थीटा की वैल्यू लाई करती है -1 और 1 के बीच में, और मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो, साइन थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं, बट यहाँ साइन थीटा नहीं है, यहाँ साइन स्क्वायर है, स्क्वायर्ड क्वांटिटी तो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो मैं ये कह देता हूँ अच्छा, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। तो साइन स्क्वायर थीटा 0 और 1 है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बीच में लाई करेगा? वो लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। तो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बीच में लाई करेगा? 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 और 4 के बीच में, ये 1 की बात। और ये क्या था? डिटर्मिनेंट था। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए लाई कर रहा है 2 और 4 के बीच में, और वो दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है।
मतलब 2 और 4 ओपन नहीं क्लोज, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आएगा। बात समझ आ गई? देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है और आपसे रेंज पूछी है, उसकी वैल्यू नहीं पूछी कि जो डिटर्मिनेंट ए है वो किस रेंज में लाई करेगा। तो रेंज निकालने के लिए मुझे पता है साइन थीटा की रेंज क्या होती है, -1 to 1। साइन थीटा हमेशा माइनस, मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो साइन थीटा -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। 1 ऐड कर दूँ सब में तो 1 और 2 के बीच में 1 प्लस साइन स्क्वायर लाई करेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 और 4 के बीच में लाई करेगा। ये इनइक्वालिटीज आपने 11th में भी की होंगी, है ना। तो 2 और 4 इसके बीच में लाई करेगा, बोथ वैल्यूज आर ऑल्सो इंक्लूडेड, दिस इज द रेंज ऑफ डिटर्मिनेंट ए। क्लियर है? तो ये सभी टॉपिक्स हैं, इसी टॉपिक के ऊपर पूरा आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर बेस्ड है। आप ये सभी इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, PYQs दिए हुए हैं, आप सभी ट्राई कर सकते हो। बट लॉजिक सारे यही हैं, कॉन्सेप्ट यही हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो, इनके ऊपर अपनी कमांड स्ट्रांग बनाओ, ताकि इनके ऊपर बेस्ड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए वो गलत ना हो। आई होप आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी थ्योरम्स हमने पढ़ी हैं वो सभी लॉजिक क्लियर हैं। फिर भी कोई आपका फीडबैक है, यू कैन गिव योर फीडबैक्स, मोस्ट वेलकम, or you can just go through the session once again. I hope you enjoyed the session. Thank you so much.